आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाय चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, जो कि 13 जून को ये पेपर हुआ है। थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। इसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को एक एक करके सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2.5 अनुपाते 40.6 समानुपाते 40.6 अनुपाते x है तो x का मान कितना होगा। तो मैं बता चुका हूँ कि बाहर वाली जो वैल्यू होती है उसका बाहर गुणा करते हैं और अंदर वाली वैल्यू का अंदर गुणा करते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो सीधे हो जाएगा 40.6 गुणे हो जाएगा 40.6 और डिवाइडेड बाई 2.5 हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे एक स्थान पे ऊपर भी दशमलव है, नीचे भी दशमलव एक स्थान पे है, तो यहाँ से ये दशमलव हटा देंगे और ये दशमलव यहाँ से हट जाएगा। अब इसको 5 से कट कर लेते हैं तो 5 पचे 25 हो जाएगा। इसको कट कर लेते हैं तो 5 आठे 40 हो जाएगा। दशमलव 5 एकम में 5, 1 10, 5 गुना के 10 हो जाएगा। और यहाँ से इसको कट करेंगे तो 5 आठे 40 हो जाएगा और 5 एकम में 5 हो जाएगा। दशमलव 1 10, 5 गुना के 10 हो जाएगा। यानी यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा, तो 8.12 और गुणे कितना हो जाएगा, तो 81.2 हो जाएगा। गुणा कर लेते हैं तो अब मेरे पास दो ऑप्शन हैं, या तो मैं इसका पूरा गुणा करूं या तो मैं देख रहा हूं कि जितने भी ऑप्शन हैं सबके यूनिट डिजिट जो हैं वो अलग अलग हैं, तो सिर्फ लास्ट वाली वैल्यू निकाल दीजिए। तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा और लास्ट में 4 आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे दो व्यक्तियों को ओवरटेक करती है। पहला व्यक्ति 12.6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और दूसरा व्यक्ति 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। उन्हें ओवरटेक करने में रेलगाड़ी को क्रमशः 12.5 और 14 सेकेंड लगते हैं। तो कह रहा है यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में चल रहे हैं तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि सापेक्ष गति पे ये आधारित प्रश्न है। तो मैं इसके लिए इक्वेशन पहले बना देता हूँ। तो जब भी दोनों चीज़ें अगर एक ही दिशा में चल रही हो तो उनकी जो सापेक्ष चाल होती है, तो जो जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसमें से कम स्पीड वाली को क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। तो अगर पहले व्यक्ति का देखें तो अगर मैं मान लेता हूँ कि जो रेलगाड़ी है उसकी स्पीड x है, तो पहले व्यक्ति की जो स्पीड है वो कितनी है, तो 12.6 है। तो ये क्या हो जाएगा, नेट स्पीड इसकी हो जाएगी x माइनस 12.6 हो जाएगी। और ये कितने सेकेंड में इसको पार करता है, तो ये आपको दिख रहा है 12.5 सेकंड में रेलगाड़ी इसको पार करती है। तो 12.5 इसके द्वारा ये हो गई चाल और ये हो गया समय, तो ये दूरी के बराबर हो जाएगा। और दोनों कंडीशन में जो दूरी तय की जाएगी वो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी तय की जाएगी। तो दूसरी वाली कंडीशन में अगर कहेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 27 हो जाएगा, क्योंकि 27 स्पीड है और समय कितना लग रहा है, तो 14 सेकेंड। तो 14 से क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे। तो बस इसी को सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है और वहीं क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 12.6 हो जाएगा और इंटू 12.5 क्या होता है, तो 25 का आधा होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25/2 लिख सकता हूँ। ये बराबर किसके हो जाएगा, x माइनस 27 हो जाएगा इंटू 14 के बराबर हो जाएगा। अब इस 2 का इधर गुणा कर देते हैं। तो 25 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25x हो जाएगा और ये हो जाएगा 12.6 इंटू 25 हो जाएगा और बराबर किसके हो जाएगा, तो 14 का इस 2 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 28x हो जाएगा और माइनस 27 गुणे 28 हो जाएगा। तो x को एक तरफ लेके चले आते हैं तो ये 25 है, ये 28 है, घट जाएगा तो 3x हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा, तो 27 गुणे 28 और माइनस हो जाएगा 12.6 गुणे 25 के हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 3 से कट कर लेते हैं तो ये 9 बार चला जाएगा। इसको 3 से कट करेंगे तो 3 चौको 12 और 3 दूना के 6 हो जाएगा। यानी यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो इधर बचेगा 9 गुणे 28 बचेगा और उधर क्या बचेगा, तो 4.2 और गुणे कितना बचेगा, तो 25 बचेगा। अब इसका गुणा कर लेते हैं, या दोनों में देखिए और क्या कॉमन दिख रहा है, तो 7 कॉमन दिख रहा है, तो 7 कॉमन ले लेता हूँ। तो ये 4 बच जाएगा, 9 में 4 का गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 कॉमन लेंगे तो 0.6 हो जाएगा। 25 में 6 का गुणा करेंगे तो 150 यानी कि 15 हो जाएगा। तो 36 में से अगर 15 हम घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, यानी 21 गुणे 7 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो लास्ट में 7 आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है,
तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में 147 दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 62 अधिक है, तो छोटा कोण आपसे पूछ रहा है। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन बता चुका हूं कि संपूरक कोण क्या होते हैं। तो ऐसे दो कोण जिनका अगर मैं योगफल करूं तो 180 अंश के बराबर हो, तो उसको क्या हम बोलते हैं, संपूरक कोण बोलते हैं। यानी कि x और प्लस वाई इन दोनों का सम करेंगे तो किसके बराबर होगा, 180 अंश के बराबर होगा। कंडीशन दिया कि छोटे कोण से बड़ा वाला कोण 62 अधिक है, तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, 180 में से 62 स्टार्टिंग में ही घटा दूंगा। तो घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, 7 में से 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी कि 118 हो जाएगा। अब बस इसी को क्या करेंगे, आधा आधा बांट देंगे। तो 2 से भाग कर दूंगा तो 2 पचे 10 और 1 18, 2 9 18, यानी कि छोटा कोण क्या हो जाएगा, 59 हो जाएगा। और अगर बड़ा कोण पूछता तो बस क्या करेंगे, इस 59 में जो स्टार्टिंग में घटाया 62 यही जोड़ देते तो बड़ा कोण निकल के आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 96/39 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अब देखिए 91 भी आपका 13 का मल्टीपल है, 26 भी 13 का मल्टीपल है, 39 भी 13 का। तो 13 से कट कर दूंगा तो ये 3 बार चला जाएगा, और ये 13 7 91 7 बार, 13 दूना के 26 2 बार, यानी कि 7 और 2 9 हो जाएगा। फिर 3 से कट कर दूंगा तो ये 3 बार चला जाएगा, यानी कि ये ऊपर क्या हो जाएगा, तो 96 गुणे 3 हो जाएगा और माइनस 103 हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसका अगर गुणा करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। 18 में से यानी कि 8 हो जाएगा यूनिट पे, और ये 8 में से अगर 3 घटाएंगे तो लास्ट में 5 आना चाहिए, और लास्ट में 5 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिना रुके एक लोकल ट्रेन 88 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है, और रुकने के बाद से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। 528 किलोमीटर लंबे मार्ग पर रुकने के लिए लोकल ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय घंटों में कितना होगा, ये आपको बताना। देखिए टोटल जो दूरी है वो कितनी है, तो 528 है। तो अगर मान लीजिए कि बिना रुके अगर चलती है तब कितना समय लेगी, तो मैं देख लेता हूँ। तो 88 से भाग कर दूंगा तो ये आपका 11 से कट करता हूँ तो ये 8 बार चला जाएगा, और 11 चौको 44 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8, और 11 8 88 हो जाएगा। 8 से फिर कट कर लेता हूँ तो 8 छके 48, यानी कि टोटल कितना समय लगेगा, इससे 6 घंटा लगेगा अगर ये बिना रुके चलती है। तो अगर रुक रुक के चलती है तब देख लेता हूँ कितना समय लग रहा है। तो 24 से भाग कर देंगे, तो इसको कट करेंगे तो 12 दूना के 24 हो जाएगा, और 12 दूना 24 12 36, 12 चौक 48 हो जाएगा, और 4 48, 12 चौक 48 हो जाएगा। फिर 2 से कट कर देंगे तो ये 22 हो जाएगा। तो देखिए ये बिना रुके 6 घंटा लग रहा है, और रुक रुक के चल रही है तो 22 घंटा लग रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि मार्ग में रुकने के लिए लोकल ट्रेन द्वारा लिया गया कुल समय। तो बस क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। तो 22 में से 6 अगर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और 6 22, यानी कि 16 घंटा लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5904 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा इसके आधार का जो व्यास है वो 72 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो देखिए शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, तो पाई आर एल होता है। तो पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो व्यास अगर 72 है तो इसका आधा करेंगे तो 36 दूना के 72, यानी कि 36 का हो जाएगा, आर की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से एल की वैल्यू हम निकाल देते हैं, और ये किसके बराबर है, तो 5904 पाई के बराबर है। तो पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, तो 5 4 9, तो 9 से कट जाएगा तो 9 चौको 36 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 छके 54 हो जाएगा, 5 50 हो जाएगा, 9 पचे 45, 5 54, 9 छके 54 हो जाएगा। 4 से कट कर लेते हैं तो 4 एकम में 4 हो जाएगा, 2 25, 4 छके 24, 1 16, 4 चौको 16, यानी कि यहाँ से एल का मान क्या निकल के आ गया, 164 निकल के आ गया। तो हमें पता है कि शंकु में एक समकोण त्रिभुज बनता है, तो त्रिज्या पहले से ही 36 दिया है, तिरछी ऊंचाई भी निकल के आ गया 164। तो आपसे पूछ रहा है ऊंचाई, यानी कि इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर दीजिए,
तो अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 164 का स्क्वायर बराबर किसका हो जाएगा, तो 36 का स्क्वायर और प्लस अगर इस ऊंचाई को h मानता हूँ तो h के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो एक तो तरीका है कि इसको सॉल्व करके आप h की वैल्यू निकाल दीजिए, और दूसरा तरीका है कि आप यूनिट डिजिट से चेक कर लीजिए। तो इस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16 6 आएगा, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये 6 आएगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए कि अगर 6 में जोड़ दें तो 6 आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 ही आएगा, तभी 0 में 6 जोड़ूंगा तो 6 आएगा। और 0 किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं ए और बी का अनुपात 5:3 है तो आपसे 3a-2b अनुपात 6a+2b का मान पूछ रहा है। तो देखिए कब वैल्यू रखनी होती है, जब दोनों की डिग्री जो हर में दिया है और जो अंश में दिया है दोनों की डिग्री अगर बराबर हो, तब उस कंडीशन में जो आपको अनुपात दिया है वहीं एग्जैक्ट वैल्यू आप रख देंगे। तो चूंकि दोनों की जो डिग्री है वो 1-1 है तो बस वैल्यू रख दीजिए। तो ए की जगह पे क्या रख दीजिए, 5 रख दीजिए, और बी की जगह पे क्या रख दीजिए, 3 रख दीजिए। तो यहाँ से रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 ते 15 हो जाएगा, और माइनस 3 दूना के 6 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 6×5 = 30 हो जाएगा, और प्लस 3 दूना के 6 हो जाएगा। तो 15 में से अगर 6 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और ये 36 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1:4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महेश ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों के लिए 14,000 रुपये की राशि उधार ली। यदि उसने x% वार्षिक ब्याज की दर पर अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 3500 रुपये का भुगतान किया है तो x का मान ज्ञात करें, यानी कि जो रेट कितना लग रहा है वही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 3500 का भुगतान कर रहा है और कितने की राशि उधार लिया है, तो 14,000 की। तो हम देख लेते हैं कि कितना इसका है ये। तो 0 से आपका 0 कट जाएगा। अब इसको 7 से कट करेंगे तो 7×5 = 35 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 दूना 14 20 हो जाएगा। फिर कट कर लेंगे तो 1/4 हो जाएगा। तो ये कितने वर्षों का हो जाएगा, तो ये आपका 1 वर्ष का हो जाएगा। तो ऐसे कितने वर्ष है, 4 वर्ष है, तो 4 से इसको और भाग देंगे। तो 4 से भाग करेंगे तो 1/4 चौको 16 हो जाएगा, और 1/16 की जब परसेंटेज वैल्यू हम निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, तो 16×6 = 96, यानी कि 6 दशमलव समथिंग करके आ जाएगा, और 6.25 ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इतना परसेंट रेट होगा जो कि x% माना गया है, और x की वैल्यू 6.25 निकल के आ जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल कीजिए। अब तो देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि किसी भी नंबर का जो कि परफेक्ट अगर स्क्वायर है तो उसका रूट कैसे निकालते हैं। तो 784 का हमें पता है ये 28 का स्क्वायर होता है, तो इसका रूट क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपको पता ही नहीं है कि ये 28 का स्क्वायर है तो आप 784 लिख दीजिए। अब देखिए लास्ट में 4 है, इसका मतलब या तो लास्ट में 2 आएगा या तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 8 आएगा। यानी दोनों का सम 10 के बराबर होता है। अगर 2 आपको पता है तो 10 में से अगर घटा देंगे 2 तो दूसरा 8 ही होगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है लास्ट में, और 2 के स्क्वायर में भी 4 आता है। ठीक है, तो जैसे ही आपने इकाई का अंक डिसाइड कर लिया तो यहाँ पे 2 अंक को हटा दीजिए, यानी कि अब बचा 7। अब 7 को देखिए कि किन 2 स्क्वायर के बीच में आता है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो जो छोटी वाली वैल्यू होगी, क्योंकि 3 का स्क्वायर इस 7 से अधिक हो जा रहा है तो छोटी वाली वैल्यू लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास 2 पॉसिबिलिटी हो गई, या तो ये 22 का स्क्वायर होगा या तो ये 28 का स्क्वायर होगा। अब हम कैसे बताएंगे कि ये 22 का स्क्वायर होगा कि 28 का स्क्वायर होगा। तो बस हम क्या करेंगे, अगर इस 2 का इस 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो अगर ये जो 6 आ रहा है अगर इससे कम होगा तो कम वाली वैल्यू होगी, अगर ये इससे अधिक होगा तो अधिक वाली वैल्यू। तो 6 क्या है, इससे कम है ना, तो ये अधिक है तो हम अधिक वाली वैल्यू ले लेंगे, यानी कि ये किसका हो जाएगा, 28 का स्क्वायर हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसके बीच में एक 25 पड़ता है, और 25 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, तो 625 होता है, और ये वाली वैल्यू आपकी 625 से अधिक है। इसका मतलब इस तरीके से भी आपका ये 28 का स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे क्या निकल के आ गया, 28 निकल के आ गया। ऊपर मैं देख लेता हूँ, क्योंकि दशमलव को मैं इसलिए इग्नोर कर दिया हूँ क्योंकि नीचे भी 6 स्थान पर दशमलव है और ऊपर भी 6 स्थान पर दशमलव है, इसलिए मैंने दशमलव को हटा दिया। अब इसका देखिए, तो इसके भी लास्ट में 4 है, इसका मतलब या तो 2 होगा या तो 8 होगा।
तो जैसे ही हमने डिसाइड कर दिया, अब इसमें क्या करेंगे, हम 2 डिजिट को हटा देंगे, तो क्या होगा, 200 आपका 82 आपका बच जाएगा। अब मैं देख लेता हूँ कि किन दो स्क्वायर के बीच में आता है। देखिए 16 का स्क्वायर होता है 256 होता है, और 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 289 होता है। तो इन्हीं दोनों के बीच में ये आएगा। तो चूंकि ये 289 से कम है, इसका मतलब क्या हम ले लेंगे, तो 16 ले लेंगे। तो या तो 162 का स्क्वायर होगा या तो 168 का स्क्वायर होगा। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों में से किसका ये स्क्वायर है। हम क्या करेंगे कि ये चेक करने के लिए तो 16 में 17 का गुणा कर दीजिए। तो 16 में 17 का अगर हम गुणा करेंगे तो देखिए 16 का स्क्वायर जो होता है वो 256 होता है, और इसमें एक और 16 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 एक 6 और एक 7 हो जाएगा, और ये 2, यानी कि ये इससे अभी भी क्या हो रहा है, कम आ रहा है इस 282 से। इसका मतलब बड़ी वाली वैल्यू हो जाएगी, तो ये 168 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया कि किसी भी जो परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू है, अगर इसका आपको स्क्वायर रूट लेना है तो आप इस तरीके से आसानी से ले सकते हैं। तो ऊपर कितना हो जाएगा, तो 168 हो जाएगा। अब बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये कितनी बार चला जाएगा, तो इसको 7 से कट कर लेते हैं, तो 7 चौको 28 हो जाएगा, 7 दूना के 14, 2 28, 7 चौको 28 हो जाएगा। 4 से कट करेंगे तो 6 बार चला जाएगा, तो 6 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4,80,000 पर त्रैमासिक रूप से संयोजित होने वाली 20% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो कितना दिया, 20% वार्षिक दिया है। तो जैसे इसको त्रैमासिक रूप में करेंगे तो 3-3 महीने के एक साल में कितने बनेंगे, तो 4 बनेंगे। तो हम 4 से भाग कर देंगे तो नया रेट क्या निकल के आ जाएगा आपका, 4 से भाग करेंगे तो 5%। तो 5% के हिसाब से त्रैमासिक रूप से कितने बनेंगे, तो 4 बनेंगे। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, 4 बार 5-5% का क्या निकालना पड़ेगा, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा। तो 4 बार निकालने के लिए क्या होता है, तो 4641 का एक कॉन्सेप्ट होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो पहले मैं बेसिक से इसको बता देता हूँ, फिर बताता हूँ कि कैसे आप सिर्फ इसको देख के आंसर इसका बता सकते थे। तो बेसिक से पहले बता देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि 4,80,000 है, इसका क्या लिख दूंगा, तो 5% लिख दूंगा। तो 5 बटा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करूँगा तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 0 आपका बच जाएगा। तो लिख देता हूँ मैं इसकी वैल्यू, तो 1 2 2 0, 8 में 5 के गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 5 चौको 20 और 24 हो जाएगा। यानी कि 24,000 इसका 5% आया। इसमें किससे गुणा करूँगा मैं, 4 से। तो 24 चौको कितना हो जाएगा, तो 96,000 हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ इस साइड में। अब देखिए ये जो 24,000 आया है, फिर इसका 5% मैं निकाल दूंगा। तो 24,000 का क्या निकालूंगा, 5/100 निकालूंगा। तो ये आपका 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 24 पचे 120 होता है, तो 120 यानी कि 1200 हो जाएगा। इसका क्या करूंगा मैं, 6 गुना, तो 12 6 के कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो 7200 इस पर ब्याज मिल जाएगा। अब ये जो 1200 आया है इसका मैं क्या लूँगा, तो फिर 5% यानी कि 5/100 ले लूँगा। तो ये आपका 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 12 पचे 60 हो जाएगा। और इस 60 का क्या करूँगा मैं, तो अब 4 बचा है तो 4 गुना, तो 6 चौको 24 यानी कि 240 हो जाएगा। अब ये जो 60 आया है, फिर इसका 5/100 ले लूँगा, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो इस 1 की वैल्यू हो जाएगी। तो 6 पचे 3 यानी 300 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। तो इसमें 3 जोड़ दूंगा। ये जो टोटल निकल के आ जाएगा वो त्रैमासिक रूप से इस पे लगने वाला चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो जोड़ देंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 7 6 13 को 3 हो जाएगा, और 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। यानी कि कितना हो जाएगा, तो ये 1,03,443 रुपये क्या लग जाएगा, इस पे ब्याज लग जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ। तो ये तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक तरीका था। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता, तो मैं देखता सबसे पहले ऑप्शन पे, तो सारे ऑप्शन की जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग है तो मैं डायरेक्ट क्या करता कि इस 4,80,000 का 5% कितनी बार ले लेता, तो 5% 4 बार ले लेता, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ एक की वैल्यू में क्या हो जाएगा, इकाई का अंक आएगा। तो इस एक की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे कितनी बार लिए हैं, 5/100 5/100 5/100 5/100, ये 4 बार लिया गया है। तो इसको क्या करूँगा मैं, 4 बार लिख दूंगा। मैं मिटा के इसको समझा देता हूँ। तो देखिए 1 बार लिख लिया, 2 बार लिख दूंगा, 5/100 हो जाएगा, 3 बार लिख दूंगा तो 5/100 हो जाएगा, और 1 बार और लिख दूंगा तो 5/100 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ,
तो ये 4 जीरो हैं, तो इससे 2 और 2 4 जीरो कट जाएंगे। 5 पचे 25 हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा, 5 पचे 25, 25 चौको 100 हो जाएगा, और 4 चौको 16 हो जाएगा। 16 से अगर करूँगा तो 16 32 16 48 हो जाएगा। यानी कि सिर्फ 3 बच रहा है इस तरीके से, यानी कि इसके लास्ट में क्या आएगा, 3 आएगा, और लास्ट में 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। तो मैं डायरेक्ट इस तरीके से डायरेक्ट 3 ही निकाल के इसका आंसर टिक कर देता। मैं एग्जैक्ट आंसर निकालने नहीं जाता। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर निकालने का मन है तो उसका तरीका मैंने बता दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करिए। तो माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है कि सारे पदों का आप योग निकाल दीजिए, फिर पदों की संख्या से भाग दे दीजिए, माध्य निकल के आता है। तो सारे पदों का योग निकालने के लिए विद्यार्थियों की संख्या में अंकों से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें गुणा, फिर इसका इसमें गुणा, और सबका क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। और योग निकालने के बाद से जो विद्यार्थियों की संख्या उससे क्या करेंगे, हम भाग देंगे, तो वो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ये एक बेसिक तरीका है, पर मैं इस तरीके से बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं ऑप्शन देख रहा हूँ तो सबके यूनिट डिजिट क्या है, अलग अलग हैं, तो मैं यूनिट डिजिट से निकाल देता हूँ। तो देखिए 8 में 2 का गुणा करूँगा तो 16 6 आएगा, 4 में 2 का गुणा करूँगा तो 8 आएगा, 7 में 8 का गुणा करूँगा तो 56 6 आएगा, 9 में 8 का गुणा करूँगा तो 72 2 आएगा, 9 में 4 का गुणा करूँगा तो 36 6 आएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, तो 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा, तो 27 और 4 31, यानी कि 1 आ जाएगा। तो बस ऊपर देख लेता हूँ कितना आ रहा है, तो 6 6 12 6 3 18, 19 20 और 8 28, यानी कि 8/1, 1 से भाग करूँगा तो ये 8 आएगा। यानी कि जो भी आंसर आएगा उसके इकाई के स्थान पे 8 आएगा, और इकाई के स्थान पे 8 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सोफे का अंकित मूल्य 578 है, जो कि क्रय मूल्य से 34% अधिक है। यदि लाभ प्रतिशत 10% का है तो छूट प्रतिशत कितना है, ये आपको बताना है। तो मैं फार्मूला बता चुका हूँ, आपसे छूट प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ कितने का हुआ है, तो 10% का लाभ हुआ है, तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा, माइनस मैं मान लेता हूँ x% की छूट दिया, तो x हो जाएगा माइनस x इंटू 34 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ये सक्सेसिव डिस्काउंट का मैंने फार्मूला लगा दिया है। यहाँ पे अंकित मूल्य का कोई मतलब नहीं है। अगर वैल्यू आपकी परसेंटेज में पूछ रहा है तो बस सॉल्व कर दूंगा मैं। तो 34 में से 10 घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा, तो 100 में x का गुणा करके 34 जोड़ देंगे तो 134x, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 24 100 और डिवाइडेड बाई 134 हो जाएगी। भाग दे दूंगा मैं, तो 13 दूना के 26, यानी कि एक बार चला जाएगा, 2 बार तो अधिक चला जाएगा, तो 134 हो जाएगा। और 134 अगर मैं इसमें से घटा देता हूँ तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 में से 3 जाएगा 0 हो जाएगा 1, यानी कि 106 हो जाएगा। 0 में बढ़ा लेता हूँ, भाग देंगे तो 13 7 91, 13 8 104, यानी कि लगभग 7 बार चला जाएगा, यानी कि 17 दशमलव समथिंग करके आएगा, और 17.91% ऑप्शन नंबर किस में दिया है, 2 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण x² माइनस 6x प्लस k बराबर 0 द्वारा दिया गया है। कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हो। तो मैं बता चुका हूं कि जब भी आपका वास्तविक और बराबर के लिए पूछे तो b² की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4ac के बराबर होगी। तो v की जगह पे क्या है, तो -6 है, स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 4 इंटू a की जगह पे 1 है और c की जगह पे k है। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, तो 4 9 36 9 आ जाएगा। तो 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें दिया नहीं है, यहाँ पे मैं ऑप्शन नंबर 4 बना के कर देता हूँ, 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना होगा। तो मैं बता चुका हूँ कि औसत मतलब क्या होता है कि सारे पदों को जोड़ दीजिए और पदों की संख्या से अगर भाग कर दीजिए। माध्य और औसत दोनों एक ही चीज होता है। बस औसत पूछ रहा है तो सभी पदों को आप जोड़ लीजिए और पदों की संख्या से भाग दे दीजिए, आपका औसत निकल के आ जाएगा। पर मैं इतना सब करने से पहले तुरंत ऑप्शन पे देख रहा हूँ, तो ऑप्शन में सारे जो इकाई के अंक हैं क्या है, वो अलग अलग हैं, तो बस इकाई के अंक से निकाल देता हूँ। तो ये हो जाएगा 4 और 6 10 हो जाएगा, 7 17 1 18, 18 और 9 27 हो जाएगा।
और 27 और 4 31, 32, 32 और 8 कितना हो जाएगा, तो 40, यानी कि 0 हो जाएगा। अब नीचे क्या हो जाएगा, तो पदों की संख्या 3 और 3 6 और 2 8 हो जाएगी, यानी पदों की संख्या 8। तो 8 में किस चीज़ का गुणा करूं कि लास्ट में 0 आए, तो अगर 3 का गुणा करूंगा तो 8 3 24, 0 नहीं आएगा। 8 में 9 का गुणा करूंगा तो 72, ये भी 0 नहीं देगा। 8 में 7 का गुणा करूंगा तो 8 7 56, ये भी 0 नहीं देगा। तो 8 में अगर 5 का गुणा करूंगा तो 8 5 40, 0 आ रहा है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 3,471 में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 2,577 में बेचने पर होने वाले हानि प्रतिशत के बराबर है। तो कह रहा है कि 25% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो 25% का लाभ अर्जित करने का मतलब क्या हो जाएगा, 125/100 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 5 बटा कितना हो जाएगा, 4। यानी कि जो भी वैल्यू आएगी उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, 5/4 निकालना पड़ेगा। तो 5/4, नीचे आपको 5 दिख नहीं रहा है, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो किसका मल्टीपल होगा, 5 का होना चाहिए। ये आगे वाला मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, फिर भी जो भी आंसर होगा 5 का मल्टीपल होगा। और अगर इत्तेफाक से देखें तो 5 का मल्टीपल सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 0 है। बाकी कोई भी वैल्यू आपकी 5 से विभाजित नहीं होगी। तो बिना सॉल्व किए ही इसका आंसर मैं बता सकता हूँ कि इतना होगा। बाकी अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करिए, इन दोनों के बीच का अंतर निकाल दीजिए। तो अंतर निकालेंगे तो 11 में से 7 जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा आपका 6 बचेगा, 16, 16 में से 7 जाएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 बचेगा, 13, 13 में से आपका 5 जाएगा तो 8 5 13 हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा 2 में से 2 जाएगा, 0। अब ये जो वैल्यू इन दोनों में अंतर आ रही है इसका बस आधा कर दीजिए, क्योंकि बोल रहा है ना कि होने वाली हानि और जो लाभ प्रतिशत है वो दोनों क्या है, बराबर है। तो 2 से भाग करूंगा तो 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 चौको 8, 1 14, 2 7 14। यानी कि अगर वो इतने रुपये पे बेच रहा है तो इतने रुपये का उसको लाभ हो रहा है, और इतने पे बेच रहा है तो इतने ही रुपये की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो या तो आप लाभ में से इतना घटा के सीपी निकाल दीजिए, या हानि में इतना जोड़ के सीपी निकाल दीजिए। तो दोनों में से कोई भी वैल्यू कर दीजिए। तो मान लीजिए कि मैं इसमें से घटा देता हूँ, तो यहाँ से सीपी क्या निकल के आ जाएगा आपका, तो 11 में से 7 घटाऊंगा तो 4 हो जाएगा। 6 में से 4 घटाऊंगा तो 2 हो जाएगा। 4 में से 4 घटाऊंगा तो 0 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। यानी कि 3024 क्या हो जाएगा, उसका सीपी हो जाएगा। अब इसको किस में 25% के लाभ पे बेचना है, तो 5 बटा इसका 4 निकालना पड़ेगा। 4 से कट कर देता हूँ तो 4 7 28 हो जाएगा, 2 22, 4 5 20, 2 24, 4 6 24 हो जाएगा। इसमें 5 के गुणा कर दीजिए तो 5 6 30 हो जाएगा, 5 5 25 और 3 28 हो जाएगा, और 7 5 35 और 2 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो देखिए यही एग्जैक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, 3780। तो मैं डायरेक्ट आपको बता दिया हूँ, बाकी मैंने बेसिक भी बता दिया। आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3.6 सेंटीमीटर भुजा वाले 731 धात्विक घन उपलब्ध हैं, जिन्हें पिघलाकर 5.4 सेंटीमीटर की आधार त्रिज्या वाले 2 ठोस शंकुओं जो अपने आधारों पर जुड़े हुए हैं को मिलाकर एक मशीन भाग का निर्माण किया जाता है। कह रहा है कि शंकुओं की ऊंचाई अगर 49 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है तो 2 शंकुओं के निर्माण के बाद कितने घन अतिरिक्त होंगे, ये आपको बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपका घन कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे वो चिपके हुए हैं। तो कह रहा है कि एक घन की अगर ऊंचाई कितनी है, तो मान लीजिए इसकी ऊंचाई 49 है, और इस घन की ऊंचाई मान लीजिए कितनी है, तो 35 है। ठीक है, इसके त्रिज्या आपको दिया है, त्रिज्या कितना दिया है, तो 5.4। तो 5.4 सेंटीमीटर आधार के त्रिज्या वाले 2 ठोस। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का आयतन निकाल देता हूँ। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है ये आयतन। तो मैं क्या करूँगा, 1/3 दोनों में पाई आर स्क्वायर आएगा, और H1 और H2 को क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ। तो 49 और प्लस कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। बस वैल्यू रख दीजिए। तो 1/3 पाई की वैल्यू कितना रखना है, तो 3.14 रखना है। आर की वैल्यू है 5.4, तो 5.4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 5.4 इंटू 5.4 इंटू कितना हो जाएगा ये, तो 9 5 14 को 4 हो जाएगा, 4 3 7 1 8, यानी 84 हो जाएगा। इसको सिंपल 3 से कट कर दूंगा तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 2 24, 3 8 24,
यानी कि इतना क्या हो जाएगा, तो ये शंकु का आयतन हो जाएगा, जो कि इस तरह की जो आकृति बना रहा है पूरे शंकु का आयतन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि जो घन दिया है जिसकी आपको साइड दिया 3.6, तो इस एक घन का आयतन निकाल देता हूँ। तो एक घन का आयतन कितना हो जाएगा, तो साइड का क्यूब यानी कि 3.6 इंटू 3.6 इंटू 3.6 हो जाएगा, ये एक घन का आयतन हो जाएगा। अब इस पूरे शंकु के आयतन में अगर एक घन के आयतन से मैं भाग दे देता हूँ, तो देख लेता हूँ कि कितने घन इसमें यूज हो रहे हैं। तो जितने घन आएंगे बस 731 में से वो घटा देंगे, तो अतिरिक्त घनों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो देखिए ऊपर जो दशमलव है वो 4 स्थान पे, नीचे आपका 3 स्थान पे है, तो ऊपर एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा, उसको मैं लास्ट में लगा दूंगा। बाकी इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो 18 दूना के 36 हो जाएगा, 18 तिया 54 हो जाएगा, 18 दूना के 36 हो जाएगा, 18 तिया 54 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा, 4 से कट कर लेता हूँ तो 4 सत्ते 28 हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या बच जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा आपका 31.4 हो जाएगा, और इंटू ये 7 बचा है तो 7 हो जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, तो 2 दूनी के 4 बच जाएगा। गुणा कर लेता हूँ तो 7 चौको 28 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 के में 7 और 2 9 हो जाएगा, और 7 तिया 21 यानी कि 219.8 हो जाएगा। इसमें 4 से भाग कर दूंगा तो 4 पचे 20 हो जाएगा, 1 19 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, 3 38 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा, और 2 20 हो जाएगा, 4 पचे 20 हो जाएगा, यानी कि 54.95 होगा। अप्रोक्सीमेट में इसको 55 मान लेता हूँ, यानी कि 55 घनों का यूज किया गया है इस शंकु को बनाने में। टोटल घनों की संख्या है 731, 55 यूज हुआ है, तो 55 अगर इसमें से घटा देंगे तो अतिरिक्त घनों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे बचेगा 2, 12, 12 में से आपका 5 जाएगा तो 7 बचेगा, और ये 6 यानी कि 676 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका क्या होगी। तो मैं माध्यिका बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूँ, जितने भी पेपर हैं सारे पेपर में माध्यिका से एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा है। तो पदों की संख्या पहले काउंट कर लेता हूँ, तो 3 3 6 3 9 और 2 11 है। तो पदों की संख्या अगर 11 है तो इसमें 1 जोड़ के बटा 2, वहाँ जो पद होगा वही माध्यिका हो जाएगी। तो अगर मैं जोड़ दूंगा तो 11 + 1 12 बटा 2 यानी कि छठवां पद माध्यिका होगी। छठवां पद देख लेता हूँ मैं, तो सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है आपको 13, तो ये पहला हो जाएगा। इसके बाद से क्या दिख रहा है, तो इसके बाद से आपको 25 दिख रहा है, तो दूसरे नंबर पर हो जाएगा। तीसरे नंबर पर हो जाएगा, ये आपका चौथे नंबर पर हो जाएगा, और ये आपका 28 भी है ना, तो यानी कि 43 पाँचवें नंबर पे होगा। और छठवें नंबर पे इसके बाद से क्या आएगा, तो छठवें नंबर पे आपको 57 दिख रहा है, तो 57 ही क्या हो जाएगी, इसकी माध्यिका हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेखाएं L1 और L2 एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी गई समांतर रेखाएं हैं। यदि संगत कोणों में से एक कोण का माप 75 अंश है, तो दूसरे संगत कोण का माप कितना होगा। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उस कंडीशन में जो संगत कोण होते हैं वो संगत कोण के बराबर होते हैं। तो अगर 75 अंश दिया है तो दूसरा संगत कोण भी क्या हो जाएगा, 75 अंश का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक नल किसी टंकी को 18 घंटे में भरता है, दूसरा नल पूरी तरीके से भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर देता है। तो ए जो है वो 18 घंटे में भरता है, बी जो है वो 24 घंटे में खाली करता है। दोनों का एलसीएम 72 हो जाएगा, 18 चौक 72 होगा, 24 तिया 72 हो जाएगा। आई कह रहा है कि यदि टंकी आरंभ में खाली है और दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी का 1/4 भाग इसको ध्यान दीजिएगा भरने में कितना समय लगेगा। तो टोटल क्षमता है 72, इसका 1/4 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। और अगर इन दोनों को एक साथ खोला जाए तो 4 - 3 हो जाएगा, क्योंकि बी जो है वो खाली करने वाली पाइप है। तो इसकी दोनों की एक साथ एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1, और इस एक एफिशिएंसी से भरने में कितना समय लगेगा, तो बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 चौक 72 यानी कि 18 घंटे लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उर्वशी की वर्तमान आयु का 2 गुना आयुषी की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। तो उर्वशी का 2 गुना अगर मैं कर दे रहा हूँ, तो आयुषी की जो वर्तमान है इससे 6 वर्ष अधिक है, यानी कि अगर इसमें 6 जोड़ देता हूँ तो उर्वशी की आयु के बराबर हो जाएगी। आगे कह रहा है कि मोहन की वर्तमान आयु उर्वशी की वर्तमान आयु से 4 गुना है, यानी कि मोहन जो है
वो 4 गुना उर्वशी के हैं। आगे कह रहा है तथा आयुषी संजू से 8 वर्ष छोटी है। तो संजू से आयुषी जो है वो 8 वर्ष छोटी है, यानी कि अगर इसमें 8 जोड़ देता हूँ तो संजू के बराबर हो जाएगी। कह रहा है कि यदि मोहन और संजू के वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है, यानी कि मोहन प्लस संजू इन दोनों के वर्तमान आयु का योग कितना है, 50 है, तो आपसे उर्वशी की वर्तमान आयु कितनी होगी ये पूछ रहा है। तो यहाँ से m की वैल्यू और यहाँ से s की वैल्यू बस इस इक्वेशन में रख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 4u और प्लस a प्लस 8, ये बराबर किसका हो जाएगा, तो 50 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 4u और प्लस a, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 42 के बराबर हो जाएगी। तो ये इक्वेशन दूसरा हो गया और ये इक्वेशन आपका पहला हो गया। आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, तो उर्वशी की पूछ रहा है, तो इस a को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करूँगा मैं, तो इन दोनों को जोड़ दूंगा। तो इधर क्या हो जाएगा आपका, तो 4u और प्लस a हो जाएगा, ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 42 के हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 2u और 4u कितने u हो जाएंगे, तो 6u हो जाएंगे। और आपका a से a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर के इधर उधर समान है। और ये 42 में अगर 6 जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा। यहाँ से u की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 8 निकल के आ जाएगी। और यही आपसे पूछ रहा था जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति को प्रति माह 4,900 वेतन मिलता है, वह हर महीने अपने वेतन का 17% बचाता है, तो उसका प्रति माह व्यय कितना होगा। तो 17% अगर बचाता है, इसका मतलब कितना खर्च करता होगा, तो 83% खर्च करता होगा। तो बस इसका 83% निकाल दीजिए। तो बटा 100 करेंगे तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 9 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 या 27, यानी कि लास्ट में 7 आना चाहिए। और लास्ट में 7 ऑप्शन नंबर 4 में दिया है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक टंकी के तल में एक होल है जिससे पानी रिस रहा है। एक नल टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। तो मैं मान लेता हूँ ए है जो 8 घंटे में भर सकता है, और तल का जो होल है इसको मैं बी मान लेता हूँ, ये 12 घंटे में क्या करता है, पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर देता है। यदि नल और होल दोनों खुले हों तो खाली टंकी को पूरी तरीके से भरने में कितना समय लगेगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 8 से भाग करेंगे तो 3 बार, 12 से भाग करेंगे तो 2 बार। इन दोनों की एक साथ एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 3 - 2 यानी कि 1 हो जाएगी। और इस एक एफिशिएंसी से 24 क्षमता को भरने में कितना समय लगेगा, तो 24 घंटे लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि m जो है वो n के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे जैसे n की वैल्यू कम होगी m की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि m1/m2 ये बराबर किसके हो जाएगा, तो n2/n1 के बराबर हो जाएगा। आगे आपको क्वेश्चन कह रहा है कि यदि m की वैल्यू 18 है, तो 18 है तो n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू 10 है। आगे कह रहा है कि यदि n की वैल्यू अगर 9 है तो m की वैल्यू, यानी कि ये m की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 9 का 2 गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा। 10 में 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 20 निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 संख्याएं क्रमशः 16:10:9:17 के अनुपात में है। यदि इन 4 संख्याओं का योगफल 6292 है तो पहली और तीसरी संख्या का योगफल कितना होगा। तो देखिए पहली और तीसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या है आपकी 16 और तीसरी संख्या क्या है, तो 9 है। तो इन दोनों का योगफल करेंगे तो 25 होगा। और इस 25 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जो भी आपका आंसर आएगा वो इस 25 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो देखिए इसके लास्ट में 74, ये 25 से विभाजित नहीं होगा। इसके लास्ट में 31 है, ये भी आपका 25 से विभाजित नहीं होगा। इसके लास्ट में 70 है, ये भी 25 से विभाजित नहीं होगा। तो इस तरीके से एक ही आपका ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4, यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसको अगर बेसिक से करना चाहते हैं तो मैं बेसिक से भी बता देता हूँ। तो इन सबको जोड़ लीजिए। तो 16 में 10 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। 26 और 9 कितना हो जाएगा, तो 35 हो जाएगा। 35 और 7 कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। 42 और 10 कितना हो जाएगा, तो 52 हो जाएगा। इस 52 की वैल्यू कितना दिया है, तो 6292 ये दिया है। आपसे पूछ कर कि 25 की वैल्यू, तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल देंगे तो 6292 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और इंटू 25 की वैल्यू आपको निकालनी है।
तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 13 से कट कर लीजिए, 13 चौको 52 हो जाएगा और 13 चौको 52 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 109 हो जाएगा, 13 आठे 104 हो जाएगा, यानी कि 5 52 हो जाएगा और 13 चौको 52 हो जाएगा। फिर 4 से कट कर लीजिए तो एक बार चला जाएगा, 4 दूना के 8, 4 एकम में 4 हो जाएगा। 25 से इसमें गुणा कर लीजिए तो 25 एकम में 25 हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 25 दूना के 50 और 2 52 हो जाएगा। अब 25 से कम 25 और 5 कितना हो जाएगा 30। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 3025 आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का योग 655 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 77 है और तीसरी संख्या 128 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखिए 5 संख्याओं का योग आपको दिया है 655, 2 संख्याओं का औसत अगर 77 है तो दोनों का योग कितना हो जाएगा। तो इसमें 2 से गुणा कर दूंगा, तो 2 से गुणा करूंगा तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, 7 दूना के 14 एक 15, यानी कि 154 दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा। तीसरी संख्या क्या है तो 128 है, तो 128 इसमें जोड़ देता हूँ तो तीनों का योग हो जाएगा। तो जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, तो 8 4 12 को 2 हो जाएगा, 5 2 7 और 1 8 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि 282 तीन संख्याओं का योग हो जाएगा। और पांचों का योग कितना दिया है तो 655 दिया है, इसमें से 282 घटा देता हूँ तो बची हुई जो 2 संख्याएं उनका योग निकल के आ जाएगा। तो 3 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा कि बची हुई जो 2 संख्याएं हैं उनका योग हो जाएगा। तो औसत बराबर क्या होता है तो टोटल योग अब बटा पदों की संख्या हो जाएगी। तो टोटल योग 373 है, पदों की संख्या 2 है, तो 2 से भाग कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 1 13 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 1 10, 2 5 10, यानी कि 186.5 इसका औसत हो जाएगा। बाकी जो बची 2 संख्याएं हैं जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी अपने मासिक वेतन का 75% घर के किराए पर खर्च करता है। यदि हर महीने वो 653 परिवहन पर, 6225 किराने पर खर्च करता है और शेष 446 बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना होगा। तो देखिए 75% यहीं पे खर्च कर देता है, इसका मतलब 25% बचाता होगा। और इसी 25% की वैल्यू आपको क्या दिया है तो 653 दिया है जो कि परिवहन पे खर्च कर रहा है, प्लस कितना है तो 6229 है जो कि किराने पे खर्च कर रहा है, और 446 है वो बचा रहा है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये आपका 6 3 9 9 18 को 8 हो जाएगा, 5 4 9 2 11, 1 12 को 2 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, 7 2 9, 9 4 13 को 3 हो जाएगा और 6 1 7 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई 25% की। आपसे मासिक वेतन पूछ रहा है, यानी किसकी वैल्यू पूछ रहा है तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 4 से गुणा कर दूंगा तो ये 100 हो जाएगा। तो इसमें भी क्या करूँगा मैं 4 से गुणा कर दूंगा, तो 4 से गुणा करूँगा तो 8 चौक 32, यानी कि लास्ट में कितना आना चाहिए 2, और लास्ट में 2 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो यही इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो भाग देंगे तो 7 चौक 28, यानी कि 4 बार चला जाएगा। 55 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। 51 में आपको क्या करना पड़ेगा 3 से भाग देना पड़ेगा। तो 51 में 3 से भाग करूंगा तो 17 3 51, यानी कि 17 हो जाएगा। अब इस 17 में क्या कर दूंगा तो ये 2 जो बचा है जोड़ दूंगा तो 17 2 19 हो जाएगा। तो 43 में 19 जोड़ूंगा तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 में 3 जोड़ूंगा तो 12 हो जाएगा। लास्ट में 2 आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिए तो हमेशा ऑप्शन पे एक नज़र जरूर देख लीजिए, इससे आपका क्या हो जाएगा कुछ समय बच जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 30 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो कह रहा है कि हानि या लाभ प्रतिशत कितना होगा ये आपको बताना है। तो जैसा बोल रहा है मैं लिख दे रहा हूँ। तो 24 का एसपी जो है वो क्या हो रहा है 30 के सीपी के बराबर है। तो यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो मैं निकाल दूंगा। तो एसपी और सीपी का रेशियो कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30/24 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 6 5 30 हो जाएगा और 6 चौको 24 हो जाएगा। अब देखिए 4 की वस्तु खरीद रहा है और 5 में बेच रहा है, तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पे तो 4 पे। तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर देंगे तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 25% का लाभ होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से एक लैंप पोस्ट के शीर्ष और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है, तो लैंप पोस्ट की ऊंचाई कितनी होगी। तो मैं चित्र से समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि ये आपकी इमारत है जिसकी लंबाई आपको 60 मीटर दिया है और ये आपकी लैंप है। इसके शीर्ष का अवनमन कोण कितना है, तो ये 30 अंश है, तो ये 30 अंश करेंगे तो ये 30 अंश हो जाएगा। और कह रहा है कि इसके जो तल है उसका जो अवनमन कोण है वो कितना है, तो ये आपका है 60 अंश, तो मैं 60 अंश लिख देता हूँ। आपसे पूछ क्या रहा है कि लैंप पोस्ट यानी कि इसकी ऊंचाई आपसे पूछ रहा है। अगर इसको h मान लेता हूँ तो h का मान आपसे बताना है। तो देखिए, अगर मैं इस बड़े वाले त्रिभुज की अगर बात करूँ जो 60 अंश का कोण बना रहा है, तो हमें पता है कि tan 60 अंश बराबर क्या होता है, तो कर्णी में 3/1 होता है या कर्णी में 3 होता है। तो ये अगर 1 है तो ये कर्णी में 3 होगा। ठीक है, अब इस छोटे वाले पे आते हैं 30 अंश वाले पे। तो देखिए 30 अंश का मान कितना होता है, तो 1/कर्णी में 3 होता है। तो देखिए इस कर्णी में 3 को अगर 1 बनाना है तो क्या करूँगा, मैं इसमें क्या करूँगा कि कर्णी में 3 से गुणा कर दूंगा। तो जैसे ही इसमें कर्णी में 3 से गुणा करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू कर्णी में 3, यानी कि ये 1 की वैल्यू अब कर्णी में 3 हो गई। तो मुझे इसमें भी क्या करना पड़ेगा, कर्णी में 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ अगर 1 है और यहाँ से पूरी जो लेंथ है वो 3 है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। और इसी 2 की वैल्यू आपको बताना है। तो देखिए 3 की वैल्यू कितना दिया है, 60 दिया है, क्योंकि टोटल जो लेंथ है वो 3 है और क्वेश्चन में 3 की वैल्यू 60 दिया है। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 की वैल्यू 40 हो जाएगी, क्योंकि 3 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी, 2 की वैल्यू 40 हो जाएगी, यानी कि 40 मीटर क्या हो जाएगा, लैंप की ऊंचाई हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं के बीच 2880 का अंतर है। जब एक बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल के रूप में 6 प्राप्त होता है और शेषफल में 120 प्राप्त होता है। कह रहा है कि दी गई संख्याओं में से बड़ी संख्या और 3916 का एचसीएफ कितना होगा। तो मैं इसको बेसिक से करना सिखाया हूँ। आप जितने भी पेपर करा रहा हूँ आप पीछे के किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए, उसमें मैं इसको बेसिक से करना सिखाया हूँ। मैं यहाँ पे बेसिक से नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट करूँगा। तो देखिए बड़ी संख्या मुझे पता नहीं है क्या है, और दूसरी जो संख्या आपको दिया है वो दिया है 3916 दिया है, और जो एचसीएफ है वो इन्हीं चारों में से कोई एक होगा। यानी कि जो भी एचसीएफ होगा वो इसको तो पूरी तरीके से विभाजित ही करेगा। देता हूँ कि इसके क्या क्या फैक्टर हैं। तो देखिए इसके लास्ट में 16, इसका मतलब ये 4 से विभाजित होगा। तो 4 से चेक कर लेता हूँ कि इसमें से कौन सी विभाजित है। तो 45 आपका 4 से नहीं कटेगा, 42 आपका 4 से भी नहीं कटेगा। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब देख लेता हूँ कि किसी से और कट रहा है। तो देखिए 3 और 1 4 हो जाएगा, 9 6 15, 15 में से 4 घटाएंगे तो 11, यानी कि ये 11 से भी विभाजित होगा। तो 11 से चेक कर लेता हूँ, तो 48 11 से नहीं कटेगा। तो इस हिसाब से एक ही ऑप्शन आपका बचा, ऑप्शन नंबर 3, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बेसिक से करना मैं सिखाया हूँ। यहाँ पे मैं जहाँ पे ज़रूरत थी बेसिक की वहाँ पे मैंने बेसिक बताया, और जहाँ पे ज़रूरत थी शॉर्ट अप्रोच की वहाँ पे शॉर्ट अप्रोच भी बताया। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले पेपर में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और बाय।